हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलियम शेक्सपियर के जीवन परिचय के बारे में। और विलियम शेक्सपियर के बारे में इस वीडियो के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी एक सोर्स से या किसी एक चैनल को देख करके आप अपने कंपटीशन को किसी भी तरीके से क्रैक नहीं कर सकते जब तक आप कई सारी बुक्स और जहाँ से भी जो भी जानकारियाँ आपको कलेक्ट हों उनको एक नोटबुक पर जो है नोट करते जाइएगा, जिससे कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके करीब आता जाए आप उन जानकारियों को बार बार रिवीजन करके अपने माइंड में सेट कर लो दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो बनाने का जो है हिंदी में बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब इंग्लिश में इनके ऊपर इनकी पूरी की पूरी डिटेल्ड बायोग्राफी को लेकर के आऊँ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। ओके, तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम इनके जन्म और इनके बचपन तथा शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों। स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, बार्कविकशायर, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, बार्कविकशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ विलियम शेक्सपियर का दोस्तों। और बेप्टाइज्ड इनका जो डेट है वो 26 अप्रैल 1564 में। ओके, कब दोस्तों बेप्टाइज क्या है इनका? 26 अप्रैल 1564। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 23 अप्रैल 1616 को। और उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु 52 साल के थे दोस्तों। और कहाँ हुई? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, बार्कविकशायर, इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। रेस्टिंग प्लेस इनको कहाँ दफनाया गया दोस्तों? तो इनको जो दफनाया गया है वो चर्च ऑफ होली, ओके, कहाँ दफनाया गया दोस्तों? चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, स्टेट फोर्ट अपॉन एवन में इनको दफनाया गया। ए बहुत अच्छे प्लेराइट, पोइट और एक्टर थे। ठीक है दोस्तों। और इनका एक्टिव ईयर जो माना जाता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 1585 से लेकर के 1613 के बीच में इन्होंने बहुत सारे नाटक और बहुत सारी कृतियों को लिखा। अर्थात ये कौन सी एज से बिलोंग करते थे? तो ये दोस्तों दो एज से बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन एज और जुकोबियन एज। ओके, एलिजाबेथन एज और जुकोबियन एज। ठीक है। मूवमेंट कौन सा था? इंग्लिश रेनेसा दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम था एनी हथावे। क्या नाम था? एनी हथावे से इनकी जो मैरिज हुई थी वो 1582 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर देखो ये हमने पिक भी लगाई है, एनी हथावे की वाइफ ऑफ शेक्सपियर हैं। और 27 नवंबर 1582 की इनकी जो है क्या हुई? शादी हुई थी। और लगभग जीवन पर्यंत यानी कि एनी हथावे की मृत्यु तक ये शादी चली। 23 अप्रैल 1616 में इनकी पत्नी एनी हथावे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई दोस्तों। अगला, इनके बच्चों का नाम दोस्तों क्या था? इनके 3 बच्चे थे, सुसाना और हैमनेट, इसके बाद जोदित। इसके बाद इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर, इनके पिता का नाम था, और मैरी आर्डन इनकी माता का नाम था। तो दोस्तों ये था इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। अब हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा। विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को मैंने तुम्हें बताया था हिंदी में। देखो, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस जगह? बार्कविकशायर के स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। कई कई जगह ऑन और अपॉन लगा है, लेकिन अपॉन वाला जो है ज़्यादा सही माना जाता है दोस्तों। ओके, नामक स्थान पर हुआ। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इतिहास की एक बड़ा ही विचित्र व्यंग है। हम इनके बारे में आपको बताएं, हम इतने विश्व के बहुत ही महान नाटककार ओके शेक्सपियर के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं। एक अनुमान लगाया जाता है कि शेक्सपियर के जन्म के समय रानी एलिजाबेथ को राज्य करते हुए लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो चुके थे दोस्तों। तो 6 वर्ष के बाद उस समय रानी एलिजाबेथ का जब राज्य कर रही थी तो लगभग 6 वर्ष उनको राज्य करते हुए व्यतीत हो चुके थे, तब इनका जन्म हुआ।
और इनकी मृत्यु के 1 शताब्दी बाद उसके विषय में कुछ विवरण एकत्रित किए गए थे, यानी कि इसके जीवित रहते इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी इकट्ठा नहीं किया गया था साथियों। ओके, उनकी जन्मतिथि के बारे में भी नाटकों के आधार पर निश्चित की गई, कोई निश्चित जन्मतिथि के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि स्टेटफोर्ड अपॉन एवन नामक नगर में इनका जन्म हुआ था, जो कि इंग्लैंड के वार्विकशायर में स्थित था। उनकी परंपरागत जो जन्मतिथि मानी जाती है अब तक अगर हम बात करें तो 23 अप्रैल 1564 को मानी जाती है। ओके, और ये जो थे वो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डिन के तीसरे सबसे बड़े पुत्र के रूप में थे। ओके, जीवित पुत्र के रूप में थे। इनके पिता के व्यवसाय के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें भी उनको कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके पिता एक अनाज के व्यापारी थे, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दस्ताने बनाने वाले या कोई कसाई थे। इस तरीके के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन शेक्सपियर जो इनका जो जन्म हुआ था तो जन्म के समय इनके पिता बहुत धनी थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही आर्थिक कठिनाइयों और कर्ज में इनके पिता जो है फंसते चले गए। इस वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी विलियम शेक्सपियर को अपने जीवन में करना हुआ दोस्तों। और अगर इनके नामकरण की बात करें तो ट्रिनिटी चर्च में 26 अप्रैल 1564 को हुआ। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर और माता का नाम मैरी आर्डिन था। इनके पिताजी के व्यापारिक जो अगर हम इनके पिताजी के प्रोफेशन की बात करें, जॉन शेक्सपियर के प्रोफेशन की बात करें तो कोई कहता है ये मक्का मांस या चमड़े के व्यापारी थे, लेकिन कुछ भी कहना जो है निश्चित नहीं है दोस्तों। ओके, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो स्टेटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में हुई थी, जहां इन्होंने कुछ लैटिन और कुछ ग्रीक को सीखा था दोस्तों। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि शेक्सपियर को स्टैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। यहाँ पर लैटिन भाषा, ओके, इन्होंने लैटिन और कुछ ग्रीक जो है भाषा सीखी थी। ये साहित्य की प्रारंभिक बातें थी। ओके, और बेन जॉनसन उस समय के बहुत ही इन्हीं के समय के जो बेन जॉनसन थे वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे दोस्तों। अगर हम उनके अनुसार माने तो शेक्सपियर ने नाम मात्र की लैटिन भाषा आती थी और बहुत कम नगण्य रूप से इनको ग्रीक भाषा जो है सीख रखी थी। लेकिन जब शेक्सपियर लगभग 14 वर्ष के थे तो इनके पिता का निर्धन, ओके, अर्थात निर्धन हो गए। हमने पहले भी बताया था, धीरे धीरे इनके पिता जो हैं वो गरीब हो गए। तब इनको शेक्सपियर को स्कूल से हटा लिया गया और ऐसा कहा जाता है कि इनको कसाई के धंधे पर लगा दिया गया था दोस्तों। इसके बाद जो है ये घटना लगभग अगर हम बात करें तो 1579 में घटी थी। ये एक साहसी नवयुवक के रूप में भी थे। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये अपने युवावस्था में बहुत सुंदर, नेक हृदय, बुद्धिमान और थोड़ा रसिक मिजाज के व्यक्ति थे, यानी कि समय से पूर्व जवानी का अनुभव करने वाले व्यक्ति कह सकते हो दोस्तों। ओके, ये एक उत्साही प्रकृति के व्यक्ति भी इनको माना जाता है और इनका जो मिजाज था वो बहुत ही काव्यात्मक था दोस्तों। और वह अपनी 17 वर्ष की आयु में एक 25 साल की महिला से जो है एक युवती होती है उनसे प्रेम करने लगते हैं, जिनका नाम हम पहले भी बता चुके हैं, एन हथावे होता है दोस्तों। और उस युवती से ये जो है 1582 में बोरसेस्टर नामक स्थान पर जो है शादी करते हैं। फिर से वो जगह नाम लिख लीजिए दोस्तों, बोरसेस्टर नामक जगह पर ये क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इनको इंग्लैंड का बहुत ही प्रख्यात लेखक व इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महान लेखक थे। ये इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा ये प्रतिष्ठित लेखक बन गए। इसके बाद ये विश्व के पूर्व प्रतिष्ठित नाटककार के रूप में भी इन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई। इसके बाद इनकी शादी बहुत जल्दी ही बहुत कम उम्र में हो गई और इन्होंने अपने से 8 साल बड़ी लड़की जिसका नाम था एन हथावे, ओके, उससे शादी कर ली। तो हम पहले भी बता चुके हैं एन हथावे की उम्र कितनी साल थी, 25 साल थी। और उस समय विलियम शेक्सपियर की उम्र 17 वर्ष की थी। तो देखो 17 वर्ष के शेक्सपियर और 25 साल की लड़की से ये प्रेम करने लगे तो कितनी बड़ी हो गई, ये 8 वर्ष बड़ी थी। 17 के शेक्सपियर और 25 की एन हथावे शादी के वक्त थी। और दोस्तों
इनको विलियम शेक्सपियर के शादी के 6 महीने बाद ही इनको पहली संतान की प्राप्ति हुई और इनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम सुसाना था। इनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था दोस्तों? सुसाना था, जिसका नामकरण 26 मई 1583 को किया गया। सुसाना के जन्म के 2 वर्ष बाद दोस्तों इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ओके, पहले का नाम हैमनेट, हैमलेट नहीं, ध्यान से गलती से हैमलेट मत पढ़ लेना इसको। ओके, हैमलेट इनकी एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। हैमनेट लड़का, ओके, और जुडिथ जो है इनकी लड़की। ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे इनके 2 वर्ष बाद। सुसाना के जन्म के 2 वर्ष बाद हैमनेट और जुडिथ इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसमें हैमलेट लड़का था और जुडिथ लड़की थी। ओके, हैमलेट की 11 वर्ष की अवस्था में ही क्या हो जाती है? इनके लड़के की मृत्यु हो जाती है। और जो इसके बाद जो इनकी बड़ी लड़की होती है सुसाना, उनकी शादी एक जॉन हॉल से हो गई थी, जो कि एक फिजिशियन थे, यानी कि एक डॉक्टर से इनकी बड़ी लड़की की शादी हो जाती है। ओके, और उन डॉक्टर का नाम क्या होता है? जॉन हॉल। ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसका डिटेल्ड जो है लेकर के आएंगे। मैंने तुम्हें बताया, मैं हिंदी में इसलिए लेकर के आया जिससे कि मैं इनके बारे में आपके दिमाग में एक इमेज को क्रिएट कर सकूं, और इसके बाद जब भी मैं इंग्लिश की बायोग्राफी, इनकी डिटेल्ड बायोग्राफी को लेकर के आऊँ तो आपको उसका वर्ड बाय वर्ड बेहतरीन तरीके से समझ आए। ओके, तो जो कि एक फिजिशियन थे, और इसके बाद जुडिथ और कौन था? हैमनेट, जो कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, तो जिसमें एक लड़की थी जुडिथ। तो जुडिथ की शादी किसी थॉमस क्वेंसी से कर दी गई। तो जुडिथ के पति का नाम क्या था? थॉमस ओके क्वेंसे। और सुसाना के पति का क्या नाम था? जॉन हॉल था। इसके बाद इनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम हैमनेट था, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हैमनेट जो इनका पुत्र था, ओके, उसकी 11 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। इस दुनिया को छोड़ करके वो एक खूबसूरत दुनिया में चला जाता है। इसके बाद 1587 में इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और ये लंदन चले गए। ऐसा माना जाता है इन्होंने अपना घर जो है एक थॉमस लूसी पार्क था से हिरन चुराने के कारण छोड़ा था। इनकी थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। क्या हुआ था कि कुछ समय पश्चात विलियम शेक्सपियर धीरे धीरे बुरी संगति में फंस गए, और स्टेटफोर्ड नामक जगह पर ही वहीं पर स्थित एक चार्ले कोर्ट के जगह क्या थी? चार्ले कोर्ट के लॉर्ड सर थॉमस लूसी, फिर रिपीट करता हूँ, इनका पूरा नाम था लॉर्ड सर थॉमस लूसी के पार्क से हिरणों की चोरी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और इस अपराध के कारण जो सर थॉमस लूसी के द्वारा इन पर दावा दायर कर दिया गया, और इस कारण शेक्सपियर इनसे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गए, अप्रसन्न हो गए, नाखुश हो गए, और इनके ऊपर एक कविता की रचना की जिसमें सर थॉमस लूसी का बहुत बुरी तरह से उपहास मजाक उड़ाया गया था। ओके, जो इसके बाद क्या हुआ कि सर थॉमस लूसी ने विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक बार पुनः मुकदमा दायर कर दिया, और इससे बचने के लिए कुछ समय के लिए विलियम शेक्सपियर ने अपना व्यवसाय और अपना परिवार स्टेटफोर्ड में ही छोड़ना पड़ा, और ये 1585 में कहाँ? लंदन में जाकर के इन्होंने शरण ले ली। तो याद रहेगी ये कहानी। ओके, 1585 में गए थे, लगभग कह सकते हैं 1587 में इन्होंने। अब जब लंदन में ये 1585 में पहुंच गए, तब उनके लंदन का जीवन कैसा था? यानी कि सन 1585 से लेकर के 1587 के मध्य शेक्सपियर को लंदन में अस्तबल में एक नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम बात करें कि उन्होंने एक नया घर 1597 में स्टेटफोर्ड में लिया था। अब ये जब ये फेमस हो गए, इसके बीच की थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं दोस्तों, तभी मैं बताऊंगा कि ये दोबारा स्टेटफोर्ड ऑन अवान
स्टेट फोर्ट अपॉन एवन में कब वापस आए और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा घर खरीदा। ओके, तो थोड़ा सा इसके बीच की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा डिटेल्ड बताऊंगा, एक एक वर्ड को नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज कर करके इसको लिखते जाना, कहीं पर भी नोट्स बनाते जाना साथियों। क्या हुआ कि ये लगभग 1585 से लेकर के 87 के मध्य शेक्सपियर को लंदन में एक अस्तबल में, यानी कि घोड़े के बंधने की जो जगह होती है वो अस्तबल कहलाती है, उसमें एक नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा, ऐसा माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को थिएटरों के बाहर लोगों के घोड़े को पकड़े रहने का भी कार्य प्रारंभ किया था साथियों। और इसके बाद जब धीरे धीरे इनकी थिएटर में रुचि बढ़ने लगी तो कुछ समय बाद किसी प्रकार इन्होंने थिएटर के संसार में प्रवेश कर लिया और वहीं पर एक लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी में एक अभिनेता हो गए। किनके? लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी में। देखो बहुत डिटेल्ड एक एक जानकारी मैं इनके बारे में दे रहा हूँ, हर एक अवधि को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और उसने इस कंपनी में अनेक नाटकों में, जैसे ग्लोब थिएटर, रोज थिएटर, स्वान थिएटर, 3 थिएटर के नाम लिए, इनसे ही रिलेटेड हैं तीनों, ग्लोब थिएटर, रोज थिएटर, स्वान थिएटर में अभिनय किया। ओके, लॉर्ड चैम्बरलेन्स की कंपनी में ये शामिल होकर के इन्होंने ग्लोब थिएटर, रोज थिएटर और स्वान थिएटर में काम किया। इसके बाद 87 से 90 के मध्य पुराने नाटकों के रूप को बदल करके इन्होंने क्या करा, नए नाटकों को लिखने का प्रयास भी किया और इस कार्य में उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिली दोस्तों। इसके बाद 24 वर्ष तक इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की और इस व्यवसाय से उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। और जब ये धनी हो गए, बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो ये क्या हुए कि सन 1594 तक इन्होंने इनके जितने भी नाटक थे उन्होंने इनको प्रसिद्ध कर दिया। और फिर विलियम शेक्सपियर को कई बड़े बड़े लोगों का संरक्षण भी प्राप्त होने लगा और ये सफलता के हर एक मुकाम पर, यानी कि हर एक सफलता की सीढ़ी को एक एक करके चढ़ते चले गए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फिर इन्होंने शेक्सपियर ने के समय में किसी लेखक, कवि या नाटककार जो कि इनकी सफलता, यश किसी महान लॉर्ड और शासक के संरक्षण पर निर्भर करती थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनको बहुत सारे संरक्षण प्राप्त होने लगे थे। और इसके बाद रानी एलिजाबेथ का भी इन पर आशीर्वाद प्राप्त हो गया, इसलिए इन्हें सदफ्टन के आल का संरक्षण सबसे पहले मिला। और इसके बाद 1594 में जो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी रानी एलिजाबेथ की भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अनुकंपा प्राप्त हुई इनको। और सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उनके तुरंत बाद अगर मैं बात करूं तो जेम्स प्रथम, याद करिए दोस्तों, अगर हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है इंग्लिश हिस्ट्री को, तो जेम्स प्रथम जो है वो गद्दी पर बैठे और इनका राज्याभिषेक के समय जब जेम्स प्रथम का राज्याभिषेक कराया गया तो उस समय शेक्सपियर एक नाटक का मंचन करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया और उनका अंतिम नाटक जो है वो दी टेम्पेस्ट, जो कि सन 1613 में राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी के उत्सव में मंचन किया गया था। उस समय तक शेक्सपियर इंग्लैंड के सबसे बड़े नाटककार के रूप में जाने लगे। और इसके बाद इनकी अपने नगर, अपने आवास, अपने जन्म स्थान स्टेटफोर्ड पर वापसी भी हो गई। अब देखो हमने पूरे बीच की कहानी सुना दी, इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया और इनको किस तरीके से प्रसिद्धि हासिल हुई दोस्तों। तो इस कहानी को विशेष ध्यान रखिएगा, बार बार सुनिएगा, कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तब जाकर के कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 1-2 बार देख लेने से कुछ नहीं होगा, सिवाय आपका टाइम किल होगा। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। इसके बाद शेक्सपियर अपने आवास नगर स्टेटफोर्ड को सर्वप्रथम जब वापस आए तो 1596 में लगभग 11 वर्ष की एक लंबी अनुपस्थिति के बाद वापस लौटे। कब लौटे? नोट डाउन कर लो, 1596 में। और कितनी अवधि के बाद? लगभग 11 वर्ष की अवधि के बाद। 85 में इन्होंने स्टेटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ा। और इसके बाद 96 में दोबारा वापस गए। कितनी अवधि हो गई? 11 वर्ष की अवस्था के बाद ये वहाँ पर वापस लौटे और वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा भवन खरीदा जिसका नाम था
और उन्हें इसके बाद कोट ऑफ आर्म्स की पदवी प्राप्त हुई। इसको लिख लो कि विलियम शेक्सपियर को एक पदवी मिली थी, बर्ड ऑफ एवन। ओके, कोट ऑफ आर्म्स की पदवी भी प्राप्त हुई और इन चीज़ों ने उनके सम्मान को स्थापित कर दिया। शहर के बहुत सारे फिर धनी लोग इनको बीच में मिलने के लिए जो है अपॉइंटमेंट लेने लगे, अर्थात इनके साथ जो है संबंध बनाने में या इनसे मिलने में बहुत ज़्यादा रुचि रखने लगे। और इसके पश्चात ये पुनः दोस्तों इंग्लैंड वापस चले गए, और परंतु इसके बाद जब ये दोबारा इंग्लैंड वापस गए, फिर ये प्रतिवर्ष अपने नगर स्टेटफोर्ड ऑन एवन जो है आना जारी रखा। फिर क्या हुआ कि लॉन्ग ने इनके जीवन को 4 भागों में बांट दिया। पहला था एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड, प्रयोग की अवधि कहा किनके, लॉन्ग के अनुसार। कभी कभी पूछ लिया जाता है लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर को जीवन को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। पहला भाग था एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड और दूसरा था तीव्र विकास अवधि यानी कि रैपिड ग्रोथ पीरियड। क्या था, रैपिड ग्रोथ पीरियड। और तीसरा दोस्तों ओके सोबरनेस एंड डिप्रेशन अर्थात उदासी और तनाव की अवधि। और चौथा पीरियड शांति की अवधि अर्थात इंग्लिश में कहोगे तो ट्रैंक्विलिटी पीरियड। ओके, तो लॉन्ग के अनुसार इनके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। और इसके बाद इंग्लिश के महान लेखक, इनको जो है इंग्लिश का एक महान लेखक माना जाता है। इनको इंग्लैंड के राष्ट्र कवि के रूप में भी माना जाता है। किसको, विलियम शेक्सपियर को। और इन्होंने सिर्फ एक कवि, लेखक और नाटककार ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे कलाकार और अभिनेता भी थे साथियों। इनको बर्ड ऑफ एवन की संज्ञा दी गई। हम पहले भी बता चुके हैं, जब ये दोबारा स्टेटफोर्ड अपॉन एवन वापस आए तो इनको जो है बर्ड ऑफ एवन के नाम से नवाजा गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में की और शुरू से ही अभिनय के साथ लेखन कार्य भी करते रहे। शुरुआती समय में इनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, अर्थात रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी बेट्स के सदस्य थे। ओके, रॉबर्ट ग्रीन ने तो अपनी किताब ओके ग्रॉड्स ऑर्थ ऑफ बिट जो कि 1592 में ओके पब्लिश हुई थी, में कहा कि शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी बिट्स रूपी पंखों से सजाया हुआ एक नवजात कौवा बोला। इसके बारे में ओके क्या बोला, नवजात कौवा बोला। इसको आगे भी डिटेल करेंगे, बताएंगे हम इनके बारे में। और रॉबर्ट ग्रीन के इस अर्थ को कुछ लोग इस तरह से लेने लगे कि शेक्सपियर भी यूनिवर्सिटी वेट्स में शामिल हो गए थे। ओके, जो कि बहुत जल्दी हासिल किया हुआ इनके लिए एक मुकाम था। शायद रॉबर्ट ग्रीन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया, और ये भी एक यूनिवर्सिटी बेट्स के ही ग्रुप के थे, क्रिस्टोफर मार्लो। कौन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नाश, रॉबर्ट ग्रीन, ये सभी यूनिवर्सिटी बेट्स में शामिल थे। यूनिवर्सिटी बेट्स के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। ओके, डाउडेन ने अपनी किताब एक लिखी थी, शेक्सपियर द माइंड एंड आर्ट, जो कि 1875 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। में इन्होंने इनके जीवन काल को भी 4 अवधि में बांटा, 4 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया। किसने, डाउडेन ने। तो डाउडेन के अनुसार अगर पूछा जाए तो इनके जीवन काल को 4 अवधि में बांटा। पहली अवधि थी दोस्तों इन द वर्कशॉप, कार्यशाला की अवधि। दूसरी थी इन द वर्ल्ड, और तीसरी आउट ऑफ डेप्थ, और फोर्थ दोस्तों थी ऑन द हाइट्स यानी कि शिखर पर। इसके बाद इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं जो लिखी थी, ये पीरियड याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने अपने करियर की मैक्सिमम रचनाओं को किस पीरियड में लिखा, तो 1589 से लेकर के 1613 के बीच में इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडी ओके और ट्रेजेडी, साथ ही साथ कुछ लॉन्ग नरेटिव पोएम को भी लिखा दोस्तों। इसके बाद इस बीच इन्होंने कॉमेडी ट्रेजेडी की रचनाएं की, लेकिन शुरुआत में इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडी की रचना की और बाद में इनकी रुचि धीरे धीरे ट्रेजेडी में बढ़ी। तो इन्होंने बहुत सारे प्ले जो हैं अपनी ट्रेजेडी भी लिखी, जिनके 4 ट्रेजेडी प्ले
आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके, हैमलेट, मैकबेथ, ओके, जूली। आगे देखो, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, बाद में इन्होंने अनेक ट्रेजेडी की भी रचनाएं की, और फिर बहुत सारी ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी, और फिर रोमांसिस, इनको रोमांसिस भी कहते हैं, अर्थात इन्होंने बहुत सारे रोमांसिस को भी लिखा, यानी कि बहुत सारी कृतियों को लिखा। मैं कृतियों को भी डिटेल से 37 प्लेयों की जो नाटक हैं एकदम वीडियो के अंत में हम इनके जितनी भी नाटक हैं, ओके, जितने भी प्ले हैं 37 प्ले की पूरी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले करूंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको इनके 37 प्लेज को देखना है, इनका कब पब्लिकेशन हुआ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की हैं इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए साथियों। इनकी कॉमेडीज को कुछ इस प्रकार हैं जैसे हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको ज़रा देख लीजिएगा, इनके बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि इनके जीवन के कुछ कॉमेडीज बताने से पहले इनके विलियम शेक्सपियर के जीवन के कुछ अंतिम वर्ष बता देता हूँ कि सन 1600 में विलियम शेक्सपियर अपनी समृद्धि की, अपनी प्रसिद्धि के एकदम शिखर पे थे, और 1600 से लेकर के 1611 के दौरान शेक्सपियर ने काफ़ी संख्या में अपने नाटकों की रचना की। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सन 1611 के बाद शेक्सपियर ने नाटकों की रचना करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार जो है गिरता जा रहा था, और सन 1616 के प्रारंभिक महीनों में ही वह बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बहुत गंभीर रूप से दोस्तों बीमार पड़ गए, और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी आयु लगभग 52 वर्ष की थी, और इनके शव को स्टेटफोर्ड के चर्च के पूर्वी भाग में दफना दिया गया था। इनका एक इकलौता पुत्र था जो इनसे पहले ही मर गया था, यानी कि इनके सामने ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी पत्नी के उसकी मृत्यु के समय उसकी पत्नी और उसकी 2 पुत्रियां जीवित बची थी दोस्तों। ओके, अर्थात इनकी पत्नी की मृत्यु विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद हुई है, ध्यान रखना इस बात के लिए। इस प्रकार ये महान आत्मा जो है इस संसार से विदा हो गई। और एक बात बता दूं कि इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में इतना लिखा कि इनको अंग्रेजी साहित्य ने महान, अर्थात इनके महान कार्य के लिए इनको अमर बना दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि वर्तमान समय में भी विलियम शेक्सपियर को जो है इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। ओके, तो चलो इनकी कुछ हम कॉमेडीज को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले। ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1602 में, एज यू लाइक इट 1599 में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1589 में, सिम्बरलिन 1609 में, लव्स लेवर्स लॉस्ट 1594 में, मेजर फॉर मेजर 1604 में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर 1600 में, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595 में, मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में, पेरिकल्स या प्रिंस ऑफ टायर 1608 में, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ओके, 1593 में, टेम्पेस्ट 1611 में, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट कहीं कहीं 1613 भी लिखा है, ट्वेल्थ नाइट 1599 में, ओके, दी 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना 1594 में। तो दोस्तों टेम्पेस्ट की एक बार आप क्लियर कर लीजिए, इनका अंतिम नाटक भी माना जाता है द टेम्पेस्ट, ओके, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की शादी में, जो रानी एलिजाबेथ की बेटी थी वो क्वीन एलिजाबेथ, ओके, उनकी शादी के समय इस नाटक का मंचन किया गया था। तो इसकी डेट को एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वीडियो में कम से कम गलतियाँ हों, और सारी चीज़ों को कई बार चेक करने के बाद ही रखते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन माइंड है, गलतियाँ होना स्वाभाविक है। आप किसी अन्य सोर्स से भी इनके ऑथेंटिक, ओके, सोर्स का या कह सकते हैं इनकी सत्यता की जांच आप कर सकते हो दोस्तों। ओके, द टू नॉवेल
कैंसमैन 1612 में, विंटर्स टेल 1610 में। इसके बाद ओके कार्डेनियो या लव्स लेवर लॉस्ट 1594 में। इनकी कुछ ट्रेजेडीज दोस्तों इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख ट्रेजेडीज के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब ट्रेजेडीज कौन सी हैं अलग से लिख लीजिएगा एक जगह, कौन कौन सी इनकी ट्रेजेडी हैं। इससे पहले हमने आपको कॉमेडी बताई थी। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी की बात करें तो एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा 1600 में, ओके कोरियोलेनस 1607 में, हैमलेट 1600 में, जूलियस सीजर 1599 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1605 में, ओथेलो 1604 में। तो किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, हैमलेट है, ये चार ट्रेजेडी इनकी बहुत फेमस हैं दोस्तों। इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। कौन कौन सी हमने चार इनके प्लेस के नाम लिए, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे रोमियो एंड जूलियट, सर थॉमस मोर, ओके टिमोन ऑफ एथेंस, टीटस एंड्रोनिकस 1593 में, ओके ट्रायोलस एंड क्रेसिडा 1601 में। इनके कुछ काव्य संग्रह भी हैं दोस्तों शेक्सपियर के सोनेट्स के, सबसे वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस के ऊपर हमने दोस्तों एकदम अलग से वीडियो बनाई है, ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट द रेप ऑफ लुक्रीज के ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। लवर्स कंप्लेंट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनी हुई है दोस्तों, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद फोनिक्स एंड द टर्टल, पैशनेट पिलग्रिम्स। तो ये इनके कुछ काव्य संग्रह थे साथियों। इनके कुछ हिस्टोरीज ओके प्ले जो हिस्टोरिकल प्ले थे दोस्तों उनके बारे में ज़रा समझ लीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से हिस्टोरिकल प्ले लिखे। किंग जॉन 1623 में, एडवर्ड के थर्ड ओके 1589 में, रिचर्ड सेकेंड 1595 में, रिचर्ड सेकेंड 1595 में, हेनरी फोर्थ 1597 में, हेनरी फोर्थ ओके 1597 में। इसके बाद हेनरी फिफ्थ 1598 में, हेनरी सिक्स्थ 1591 में, हेनरी सिक्स्थ 1591 में हो गया सिक्स्थ ओके हेनरी सिक्स्थ 1590। फिर रिचार्ड थर्ड अगर हम बात करें 1592 में, हेनरी थर्ड 1612 में। अब इनके कुछ आलोचक भी थे। ब्रैडले की अगर बात करें तो ब्रैडले ने भी इनकी आलोचना के ऊपर एक किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखी थी दोस्तों, जो कि आज भी अपना प्रभाव को कायम रखे हुए है। अगर इन्होंने द टेम्पेस्ट की रचना एक वास्तविक घटना से प्रेरित होकर के की, वो घटना बरमुडा में 1609 में 1609 में हुई थी, ओके जिसमें समुद्र में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, उसके ऊपर टेम्पेस्ट को पूरा का पूरा जो है लिखा गया है और ये रियल घटना के ऊपर आधारित प्ले इनका माना जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 1613 में ग्लोब थिएटर में उस समय आग लग गई थी जब हेनरी एर्थ का प्रथम प्रदर्शन हो रहा था। डेट मीन्स जब ग्लोब थिएटर में दोस्तों आग लगी थी 1613 में, तो उस समय ग्लोब थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा था, तो हेनरी एर्थ का भी कभी पूछा जा सकता है कि ग्लोब थिएटर में आग कब लगी 1613 में, उस समय कौन सा नाटक खेला जा रहा था जब आग लगी, तो हेनरी एर्थ दोस्तों। इसके बाद 26 मार्च 1616 को इन्होंने अपनी वसीयत को, इन्होंने जो भी अपने जीवन काल में जितना भी धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी कमाया, वो जूडिथ के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो है एक वसीयत कर दी थी, वसीयत में बदल दिया और वसीयत को अपनी छोटी बेटी जूडिथ के नाम कर दिया, क्योंकि उसका पति अविश्वसनीय था। ओके इसीलिए उसके पति के नाम पर वसीयत ना करके अपनी बेटी जूडिथ के नाम पर की। विवाह के पहले से ही
क्योंकि अविश्वसनीय इसलिए था उसका पति क्योंकि विवाह के पूर्व से ही उसका एक दूसरी महिला के साथ संबंध था। वसीयत पर हस्ताक्षर करने के 1 महीना के अंदर ही विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये स्वर्ग को सिधार जाते हैं। इनकी मृत्यु 52 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1616 को हुई और इनके पार्थिव शरीर को 2 दिन बाद हॉली ट्रिनिटी चर्च में दफना दिया गया। ये जगह याद रखना कि इनकी मृत्यु के बाद इनके पार्थिव शरीर को कौन सी चर्च में दफनाया गया, तो होली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया। दोस्तों एक बार बहुत तेज़ी से रिवीजन करते हैं, जो भी अभी तक पढ़ा उसको इंग्लिश में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर को दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है? द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को किस की उपाधि दी गई? द बार्ड ऑफ एवन की। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में। बेप्टाइज डेट क्या है इनकी? बेप्टाइज डेट ध्यान रखना दोस्तों। ओके, कितनी है? 26 अप्रैल 1564। इनके पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। इनकी माता का नाम क्या था? मैरी ऑर्डन। इनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? बड़ी बहन का नाम क्या था? जॉन और जुडिथ। ओके, इसके बाद इनके यंगर ब्रदर्स कौन कौन थे? गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड। इनके छोटे भाइयों का नाम था। ओके, 18 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर, या 17 वर्ष की अवस्था में, नॉट 18 वर्ष, कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने शादी कर ली थी एनी हथावे से। ओके, और एनी हथावे की उस समय उम्र कितनी थी? 26 साल। कहीं कहीं 25 साल दे रखी है, तो अगर इधर इनकी 18 वर्ष एज है तो इधर लगभग इनकी एज ये हम कह सकते हैं कि जिससे इनको लव हुआ, प्यार हुआ, तो अपनी उम्र से बड़ी महिला से इनको प्यार हुआ था जो कि 8 साल बड़ी थी दोस्तों। एन हथावे जो है 8 साल क्या थी? इनसे बड़ी थी, ओल्डर देन हिम। इसके बाद एन हथावे के 3 बच्चे हुए दोस्तों। एक का नाम सुसाना था और हैमनेट इनका इकलौता पुत्र था, और जुडिथ भी लड़की का, यानी कि 2 लड़कियां 1 पुत्र था। इसमें सुसाना सबसे बड़ी थी, हैमलेट और जुडिथ जुड़वा थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे हैमनेट शेक्सपियर। ओके, हैमनेट यानी कि इनके पुत्र की, जो कि इनका एक इकलौता पुत्र था दोस्तों विलियम शेक्सपियर का, और हैमलेट और जुडिथ क्या थे? ट्विंस थे। हैमलेट की इनके इकलौते पुत्र की जो मृत्यु हो जाती है वो 11 वर्ष की अवस्था में दोस्तों हो जाती है। इसके बाद शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर लगभग स्टार्टेड हुआ था 1592 में। शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर कब से स्टार्टेड माना जाता है? 1592 से। इसके बाद ये दोस्तों एक एक्टर और प्ले राइट भी थे, हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ही वाज द लीडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जो कि एक कंपनी का नाम है। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के एक लीडिंग मेंबर के रूप में भी ये विलियम शेक्सपियर थे। मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो वर्क थे वो 1589 से लेकर के 1613 के बीच में लिखे गए, और इसी बीच ओके नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द प्ले वर रिटेन ओके एज क्वार्टो टेक्स्ट ओके ऑन अ शीट ऑफ पेपर फोल्डेड 4 वेज। ओके दोस्तों, इसके बाद में इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क वाज पब्लिश हुआ था। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में दोस्तों। हिज लास्ट प्ले वर रिटेन ओके, इनका जो अंतिम प्ले है वो एक कोलाब्रेशन प्ले था जो कि इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ में मिल करके लिखा था दोस्तों। इसके बाद ही वाज अ नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड को इनको नेशनल पोइट, इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी माना जाता है दोस्तों। इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनको रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, क्या कह करके? एन अप स्टार्ट क्रो। क्या कहा था? तो कभी कभी ये पूछा भी गया है टीजीटी के एग्जाम में दोस्तों कि रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्या कह करके पुकारा? तो एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फीदर्स ओके इन हिज बुक। और अपनी कौन सी पुस्तक में रॉबर्ट ग्रीन ने एक इन क्रिटिकल बुक लिखी थी जिसका नाम था ओके ग्रोट अर्थ ऑफ बिट। उसमें रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को ये कह करके क्रिटिसाइज किया, और क्या कह करके? उनके वर्ड थे दोस्तों एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद
आवर फीदर्स। आगे दोस्तों, हिज लास्ट थ्री प्लेज, ओके, जो कि कोलाब्रेशन में थे, प्रोबेबली हिम, ऐसा माना जाता है जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने मिलकर के इनके जीवन के अंतिम 3 प्ले हैं जो कि लिखे थे। जॉन फ्लेचर सक्सीडेड हिम एज द हाउस प्ले राइट के रूप में सक्सीड किया था इनके लिए। ओके, ब्रैंडले ने भी इनके बारे में, ब्रैंडले हैज़ रिटन अ बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को ब्रैंडले के द्वारा लिखा गया था जो कि एक क्रिटिकल, ओके, बुक थी जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था ब्रैंडले ने, और ये बुक दोस्तों पब्लिश हुई थी 1904 में। इसके बाद डाउडन ने इनके जीवन काल को दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके, विलियम शेक्सपियर को, और किस में बुक थी हिज माइंड्स एंड आर्ट में इनके जीवन काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया, और ये डाउडन की बुक जो है 1875 में पब्लिश की गई। 4 भाग कौन से थे दोस्तों, देख लीजिएगा। पहला इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ और ऑन द हाइट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लॉन्ग के अनुसार कभी कभी पूछा जाता है कि लॉन्ग हैज डिवाइडेड हिज लाइफ इन 4 पार्ट्स, लॉन्ग के द्वारा जो इनके जीवन काल को 4 भागों में डिवाइड किया है, तो ड्राउडन आ जाए तो उनका अलग था, लॉन्ग का अलग था, दोनों ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। ओके, और हर चीज़ को मेमोराइज कर लीजिएगा। मेमोराइज ऐसे नहीं होती हैं, बार बार चीज़ों को रिपीटेशन से होती हैं। मोर रिपीटेशन मोर मेमोरेबल थिंग्स। ओके, पहला था क्या था, एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड, दूसरा रैपिड ग्रोथ पीरियड, तीसरा ओके सोबरनेस एंड डिप्रेशन, इसके बाद ट्रैंक्विलिटी पीरियड, और शेक्सपियर का मृत्यु हो जाता है 23 अप्रैल को 1616 में, ओके, स्टेट फोर्ट अपॉन एवन में। और इसके बाद इनको दफन कर दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में साथियों। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि क्या हुआ दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि स्टेट फोर्ट स्थित इनके भवन को अब एक ऐतिहासिक भवन के रूप में बदल दिया गया जो कि इन्होंने खरीदा था आकर के, और इसके पास ही शेक्सपियर की रचनाओं के अध्ययन के लिए एक इंस्टीट्यूशन ऑफ शेक्सपियरियन स्टडीज नाम का एक विशाल बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ शेक्सपियरियन स्टडीज। ओके, सारे संसार के तीर्थयात्री जब भी शेक्सपियर के इस ऐतिहासिक भवन या गिरजाघर में स्थित उनकी कब्र को देखने के लिए स्टेटफोर्ड जाते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी कर देती हैं। और ये भी माना जाता है कि हमेशा ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, यहाँ पर हमेशा सैलानी जो हैं वो इनकी कब्र को और इनकी गिरजाघर को और इस ऐतिहासिक भवन को देखने के लिए आते रहते हैं। उनकी कब्र के पत्थर के ऊपर एक लेख गुदा हुआ है, ऐसा विचार करा जाता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये लेख स्वयं शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया, और कब्र के पत्थर पर जो उनकी कब्र बनी है उसकी पत्थर के ऊपर जो लिखे हुए शब्द हैं जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इपीथाप, इपीथाप का मतलब होता है कब्र पर अंकित शब्द। ओके, तो क्या शब्द लिखे हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर, ओके, टू dig the dust enclosed here, blessed be the man that, okay, spares these stones, and cursed be he that moves my bones। अर्थात प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना, ईश्वर उस व्यक्ति को सुखी रखे जो इस कब्र की मिट्टी को ना छेड़े, ओके, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। तो दोस्तों इस तरीके से इनकी कब्र पर लिखे हुए शब्द हैं। थोड़ा सा इसी एपिताफ का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जो कि आपको बेहतर समझने में मदद करेगा कि प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र की दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना, ईश्वर उस व्यक्ति को खुशी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु उस व्यक्ति को अभिशाप दे, ओके, जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। दोस्तों इसके बाद इनके कुछ प्ले हैं जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। इनके कौन कौन से प्ले हैं, टीटस एंड्रोनिकस, ओके, ये अर्ली ट्रेजेडी है। इसके बाद लव्स लेवर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर,
टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना, ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड। ये इनकी नेम, ओके, इट्स नेचर ए ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, और इनके ईयर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो दोस्तों इनको नोट डाउन करते जाना क्योंकि आपके लिए ये बेहतर होंगी। ओके, इसके बाद 10 नंबर पे किंग जॉन हिस्टोरिकल प्ले है, मिड समर नाइट ड्रीम, ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेमिंग ऑफ श्रू, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, फिर हेनरी फिफ्थ, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर, नेक्स्ट मच एडो अबाउट नथिंग एज यू लाइक, ए ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, ऑलवेज डेट इंट्स वेल। इनके इधर ये सब पब्लिकेशन डेट हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसको नहीं कर सकता। हैमलेट, ओके, ट्रायल ट्रायलस एंड क्रेसिडा, इसके बाद मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा, कोरियोलेनस, इसके बाद ओके, नेक्स्ट पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बरलिन, टेम्पेस्ट, ओके, द विंडर्स टेल और द हेनरी एर्थ। ये इस तरीके से इनके हेनरी एर्थ जो है वो एक हिस्टोरिकल प्ले है और मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट इसके बाद इनकी कुछ पोइम्स भी हैं, कुछ फेमस पोइम्स हैं दोस्तों, जैसे 154 सोनेट इन्होंने लिखे कुल मिला करके, और इनकी कुछ लॉन्ग पोइम है, नरेटिव पोइम है। ओके, बीनिस एंड एडोनिस, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, ध्यान रखना ये कैसी पोइम है, तो ये एक लॉन्ग पोइम है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है। ओके, लेफ ऑफ लिक्रीस, इसके बाद लवर्स कंप्लेंट, ओके, पैशनेट पिलग्रिम्स, सोनेट टू सन्ड्री, नोट्स ऑफ म्यूजिक, द फिनिक्स ऑफ द टर्टल। ओके, तो दोस्तों ये इनकी कुछ लॉन्ग पोइम है, और द फिनिक्स एंड द टर्टल इनकी एक शॉर्ट पोइम है, बाकी सभी कैसी हैं, लॉन्ग पोइम है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि आपको क्या करना है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की, तो अगली जो वीडियो होगी इन्हीं के बारे में होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होगी। ये हिंदी में मैंने इसलिए बताया जैसे कि मैं आपको एक टोटल बैकग्राउंड प्रोवाइड करा सकूं इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।